हम ये जानते हैं कि कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में अप्लाई होता है। मतलब कहीं पर भी अगर दो प्रकार के चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2, चाहे उनके नेचर दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो उस अकॉर्डेंस में वो या तो रिपेल या अट्रैक्शन का फोर्स, रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। लेकिन अगर फोर्स की प्रिमिटिव आइडिया, बहुत ही प्राइमरी आइडिया पर फोकस किया जाए, तो हम जानते हैं कि फोर्स मतलब पुश और पुल। ठीक बात है ना। जो छोटी क्लासेस में हम फोर्स को सीखने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम पुश और पुल से ही तो सीखने की शुरुआत करते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग ने जब फोर्सेस को जानना और समझना शुरू किया, तो सबसे पहला फोर्स जो ह्यूमन बीइंग्स के समझ में आया होगा वो कांटेक्ट फोर्स है, राइट। है ना। जैसे धक्का देना, खींचना, है ना, रस्सी से खींचना, है ना, स्प्रिंग फोर्स, ओके, थप्पड़ मारना, इस प्रकार के जो फोर्सेस है, इन सारे फोर्सेस में कांटेक्ट मेजर रोल प्ले कर रहा है। और हम जानते हैं इस बात को कि कांटेक्ट की वजह से फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। हाथ और गाल का कांटेक्ट हुआ तो हाथ ने गाल पर और गाल ने हाथ पर, है ना, दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किया। हम अगर किसी गाड़ी को पुश कर रहे हैं, तो हमारे हाथ और गाड़ी की बॉडी, इनमें आपस में कांटेक्ट है, तो इस कांटेक्ट की वजह से हमारे हाथ द्वारा उस गाड़ी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन 101% दिमाग में साइंटिस्ट लोगों के पहले से आया होगा, लोगों के दिमाग में आया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, और भी दूसरे फोर्सेस है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम देखते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से डिस्टेंस पर है। एक चार्ज ऑब्जेक्ट और दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट आपस में किसी डिस्टेंस पर है, यानी उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो जब कांटेक्ट ही नहीं है, फिर भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट ने दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पर फोर्स कैसे अप्लाई कर दिया, और फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका तो लेबोरेटरी प्रूफ मिल सकता है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा तो उस फोर्स की वजह से कोई ना कोई घटना घटित होगी। जैसे उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, है ना, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था उस डायरेक्शन में चेंज आएगा, या कोई और भी प्रकार की घटना हो सकती है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी, कोई ना कोई बात, फोर्स का इफेक्ट आपको महसूस हो सकता है। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करता है, और इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, उनके बीच में दूरी है, और फिर भी वो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्स अप्लाई करते हैं, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ लैब में एक्सपेरिमेंटली मिल सकता है। यानी फोर्स है, फोर्स को नकार नहीं सकते, फोर्स तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बिना कांटेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो जब कांटेक्ट ही नहीं है, तो एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को थप्पड़ मारा तो मारा कैसे? ये नेचुरल क्वेश्चन दिमाग में राइज होगा। आप हर फोर्स को एक थप्पड़ की तरह मान सकते हो, ठीक है ना। जैसे हाथ का गाल पे कांटेक्ट हुआ, थप्पड़ पड़ा, ओके। तो हाथ ने गाल पर और गाल ने हाथ पर कांटेक्ट की वजह से एक दूसरे को पुश किया, प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो फोर्स है कांटेक्ट के नेचर का फोर्स है, कांटेक्ट की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कांटेक्ट तो है ही नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर है, और फिर भी वो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये एक्शन एट अ डिस्टेंस कैसे क्रिएट हुआ, ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने विचार किया, राइट। क्या आपके थॉट में, क्या आपके माइंड में ये बात जनरेट हुई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आगे एक कॉन्सेप्ट जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, हम इसको कुछ इस प्रकार से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में इट इज इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट
force of push or pull or tension in string connected to objects. Spring force, etc. It is easy to understand about force of push, pull, tension in string connected to objects, spring force, etc. that these forces create due to contact, right? Point number 2. But how is this possible? How is this possible that a charged object can repel or attract other charged object without any contact, as the two charged objects are at certain separation. दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, कुछ सेपरेशन पर है, वो एक दूसरे से दूर है और फिर भी वो एक दूसरे पर थप्पड़ मार सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. ये थोड़ी विचित्र बात है, राइट? सोचने में आती है ये बात. तो अब इसका जवाब अगर साइंटिस्ट लोगों से ये बात पूछी गई होगी तो इसका जवाब उन्होंने कैसे खोजा, इसका क्या जवाब दिया जाए, है ना? और ये बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है क्योंकि फोर्स से इंट्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग का, है ना, कैसे होता है? ऑफ कोर्स पुश पुल, ठीक बात है. कॉन्टैक्ट फोर्स के जरिए ही फोर्स के बारे में इंसान समझता है. और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखता तो है, उसका इफेक्ट नजर आता है. फोर्स नहीं दिखता लेकिन फोर्स का असर, ऑब्जेक्ट के ऊपर होने वाला फोर्स का इंपैक्ट, वो तो दिखाई देता है ना? तो दो पिथ बॉल्स एक दूसरे को रिपेल करके दूर जाते हैं, सेम चार्ज वाले हो तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो दूर जाते हुए नजर तो आते हैं, यानी रिपल्शन दिखाई देता है. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की दो गोल्ड की लीव्स एक दूसरे से दूर होती हुई नजर तो आती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जिस्टेंस है. ये बात समझ में आती है. लेकिन अब प्रश्न यह है कि कांटेक्ट न होने के बावजूद, एक दूसरे से दूरी होने के बावजूद एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो लगाते कैसे हैं? इसका क्या राज है? तो फोर्स है, इसे तो साइंटिस्ट भी नकार नहीं सकते, इसे कॉमन मैन भी नकार नहीं सकता क्योंकि इसका तो लैबोरेटरी प्रूफ है. लेकिन अब सिर्फ जवाब इस बात का देना है कि डिस्टेंस होने के बावजूद, दोनों के बीच में दूरी होने के बावजूद, कांटेक्ट नहीं है, उसके बावजूद थप्पड़ मारा तो मारा कैसे, राइट? तो इसका जवाब देने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक 2 स्टेप प्रोसीजर को अडॉप्ट किया. अब उसी प्रोसीजर को हम सीखने जा रहे हैं. तो पॉइंट नंबर 3 में, टू आंसर above question, to answer above question, scientists
accepted a two-step procedure as follows. तो ये टू स्टेप प्रोसीजर क्या है उसको अब अपन लिखने जा रहे हैं. साइंटिस्ट लोगों ने एक टू स्टेप प्रोसीजर पर काम किया. स्टेप 1, जिसकी पहली स्टेप कुछ इस प्रकार से लिखी जा रही है. फर्स्ट स्टेप, व्हेन एनी वन ऑब्जेक्ट called source object is placed at its position, it immediately creates around itself that what we call as electric field created by source charge. तो साइंटिस्ट लोगों ने पहली स्टेप ये सिलेक्ट की कि जैसे ही दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को पहली बार रखा जाएगा, तो जैसे ही फर्स्ट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर यथास्थान रखा जाएगा, तो रखते ही इमीडिएटली वो अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास क्या क्रिएट करता है? उसे क्रिएट करता है जिसे अब हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. एंड दिस फील्ड propagate in all possible directions. This electric field propagates in all possible direction around that object, that charged source object at speed of light. And this field propagate मतलब फैलता है, propagates in all possible directions. ये सभी possible directions में फैलता है, propagate करता है, आगे बढ़ता है. Around that charged source object. Charged source object के आसपास सभी possible directions में ये spread out होता है, ये फैलता है, propagate होता है, right? And this field propagates in all possible directions around that charged source object at speed of light. C is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट आपको तो पता ही है, तो लाइट की स्पीड से ये फैलता है, ऐसा अनुमान साइंटिस्ट लोगों ने लगाया. ठीक बात है ना, राइट? अब वो कैसे लगाया होगा उसके बारे में भी मैं थोड़ी बात करूंगा, लेकिन ये स्टेप नंबर 1 है. ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 में वो क्या कहना चाह रहे हैं, जरा इसको भी चेक कर लेते हैं. स्टेप नंबर 2. अब स्टेप नंबर 2 में वो क्या बोलना चाह रहे हैं साइंटिस्ट? स्टेप 2. Now, whenever
we place second object called टेस्ट चार्ज, सेकंड ऑब्जेक्ट को टेस्ट चार्ज ऑब्जेक्ट कहा जाता है, पहले ऑब्जेक्ट को सोर्स चार्ज कहा जाता है और दूसरे को टेस्ट चार्ज कहा जाता है। ठीक बात है ना, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। नाउ व्हेनेवर वी प्लेस सेकंड ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेस्ट चार्ज एट एनी distant any distance small r from source charge, then the test charge comes in contact with the already existing, the test charge comes in contact with the already existing electric field created by source charge at that position. And this field applies force on the test charge. Now, whenever we place second object called test charge at any distance r from source charge, then the test charge comes in contact with the already existing electric field created by source charge at that position, and this field applies force on the test charge. तो इस प्रकार से साइंटिस्ट लोगों ने इस बात के क्वेश्चन का जवाब दिया। क्वेश्चन पूछा गया था उनसे कि दो चार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, पहले चार्ज ऑब्जेक्ट ने दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को टच भी नहीं किया, तो बिना कांटेक्ट के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम का थप्पड़ एक ने दूसरे के गाल पर मार कैसे दिया? राइट, ओके। तो आप इमेजिन करो, राइट, आप स्टूडेंट्स इमेजिन करो कि सपोज आपको ऐसी शक्ति, ऐसी पावर मिल जाए, ओके, नेचर आपको ऐसी पावर सपोज दे दे कि आपको सिर्फ क्या करना है, अपने हाथ को बस ऐसे रख देना है, तो आपके थप्पड़ का फील्ड सपोज ऐसा क्रिएट होता कि वो चारों डायरेक्शन में थप्पड़ का फील्ड फैलता चला जाता, राइट। और उस फील्ड में किसी भी डिस्टेंस पे कोई भी गाल अगर प्रेजेंट होता तो अचानक उस गाल पे थप्पड़ पड़ जाता आपके हाथ का। सपोज आपको ऐसी शक्ति प्रदान की गई होती, राइट, इमेजिन करके देखो तो क्या होता। आप सिर्फ ऐसे हाथ खड़े करते और किसी के भी गाल पे थप्पड़ लग जाता, राइट। तो सोचो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी पैटर्न का फोर्स है। तो सोर्स चार्ज जैसे ही आप रखते हो वो अपने आसपास उसे क्रिएट करता है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है। तो इसलिए जब भी आप कोई टेस्ट चार्ज यानी दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट किसी जगह पर रखना चाहते हो, तो जैसे ही रखते हो उस जगह पर
सोर्स ने ऑलरेडी पैदा किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां एग्जिस्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में वो चार्ज ऑब्जेक्ट आता है, वो टेस्ट चार्ज आता है और उसके गाल पे थप्पड़ पड़ जाता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाता है। गेट द आइडिया? क्या लॉजिक पकड़ में आया? ठीक बात है। तो ये कुछ ऐसी बात है। और हाँ, ऑफ कोर्स हमारे जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने पहले नहीं दिखा रखा था आपको, वो अब दिखाता हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, राइट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इस आइडियोलॉजी को हम समझ रहे हैं। तो इस 2 स्टेप प्रोसीजर को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड संबंधी बहुत सारी जो क्वेरीज हैं वो शांत हो जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा, ओ अरे ये तो इस प्रकार का सिस्टम है। तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस उठते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत इजी वे में आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। ओके, तो अब जरा इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए। हमारे पास अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही हम किसी एक ऑब्जेक्ट जिसको हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं, सपोज हमने इस Q1 को सोर्स चार्ज कह दिया है, तो जैसे ही हम इस सोर्स चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, सोर्स चार्ज को अपनी पोजीशन पे रखते हैं, तो ये सोर्स चार्ज अपने आसपास उसे क्रिएट करने लगता है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों पॉसिबल डायरेक्शंस में या सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में फैलता चला जाता है, ये एक्सपांड होते चले जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। और किस स्पीड से फैलेगा ये? तो ये फैलेगा स्पीड ऑफ लाइट से। हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये स्पीड ऑफ लाइट से फैलता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन में एक्सपांड होता चला जाएगा, राइट? ओके, तो एक पॉइंट सोर्स चार्ज, अगर एक पॉइंट सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज कैसा है? पॉइंट सोर्स चार्ज, तो उसके सभी तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगा तो आप ऐसे समझ लो, आप उसको यूं इमेजिन करो कि सोर्स चार्ज तो बस इंतजार ही कर रहा था कि कब आप उसे रखें। और जैसे ही आपने उसे रखा, वो जो च्युइंगम चबा रहा था, उस च्युइंगम का बबल गम उसने फुलाना शुरू कर दिया। आप खाते हैं ना च्युइंगम, और च्युइंगम का बबल गम भी बनाते हैं, बचपन में तो किया ही होगा आपने, राइट? तो उस सोर्स चार्ज को इंतजार ही था कि आप उसे कब रखोगे। जैसे ही आपने उसे रखा तो उसने उस बबल गम को फुलाना शुरू किया, जिसको आप नाम दे रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो बबल गम स्पेरिकल शेप में उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगी, राइट? तो ये स्पेरिकल फॉर्मेट में जो है वो फैलना शुरू हो गई, और ये फैलते 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 कहां तक पहुंची? तो ये इंफिनिटी तक चला जाएगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस तक चला जाएगा। और कितनी स्पीड से जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा। आप ये कैसे पता कि स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा? तो इसको शायद साइंटिस्ट लोगों ने कुछ इस तरह अचीव किया होगा, इस तरह समझा होगा कि देखो, उन्होंने एक टेस्ट चार्ज रखा, राइट? सॉरी, एक सोर्स चार्ज रखा, राइट? और उस सोर्स चार्ज को उन्होंने किसी पर्टिकुलर तारीख को, जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2025 को अगर सोर्स चार्ज सुबह 8 बजे यहां पे रखा जाए, राइट? और अगर मान लेते हैं 1 जनवरी 2026 को, 1 जनवरी 2026 यानी ठीक 1 साल बाद, अगर ठीक 1 साल बाद हमने यहां इस जगह पे सपोज टेस्ट चार्ज Q2 रखा, सपोज ये टेस्ट चार्ज है, और इसको कब रखा? 1 साल बाद रखा यहां पर, और फिर टेस्ट किया, चेक किया कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है क्या? बिल्कुल लगाता है। इससे प्रूव हुआ कि कम से कम 1 साल में तो ये फील्ड इसका यहां तक पहुंच जाएगा, राइट? अभी पूरी बात सुनना। फिर अगली बार उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्होंने 1 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे सोर्स चार्ज को रखा, राइट?
ओके, अगले एक्सपेरिमेंट में। तो 1 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे उन्होंने Q1 सोर्स चार्ज को अपनी जगह पर रख दिया। लेकिन इस बार उन्होंने 1 साल का इंतजार नहीं किया, केवल 1 महीने का इंतजार किया, राइट। और उन्होंने 2026 1 फरवरी को सुबह 9 बजे इस टेस्ट चार्ज को रख के देखा, तो उन्होंने पाया अरे अभी भी इस टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्शन है। इसका मतलब इस सोर्स चार्ज का फील्ड हमने पिछली बार फालतू में 1 साल का इंतजार किया, 1 महीने में ही फील्ड तो यहां तक पहुंच जाता है। ओके, राइट। अगली बार उन्होंने फिर नया एक्सपेरिमेंट किया, फिर सोर्स चार्ज Q1 को इस बार 1 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे इस सोर्स चार्ज को यहां रखा। लेकिन इस बार उन्होंने 1 महीने का भी इंतजार नहीं किया, सिर्फ 1 दिन का इंतजार किया और 2 फरवरी को सुबह 10 बजे उन्होंने टेस्ट चार्ज रख के देखा। तब पाया होगा अरे ये टेस्ट चार्ज पर तो अभी भी फोर्स लग रहा है, इसका मतलब हमने पिछली बार फालतू ही 1 साल और 1 महीना इंतजार किया, हम तो 1 दिन बाद भी अगर टेस्ट चार्ज रख दे तो उस पर फोर्स लगता है। इसका मतलब जो इसका फील्ड है वो कम से कम 1 दिन में तो यहां पहुंच ही जाता है। अब अगला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन्होंने 2 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे टेस्ट चार्ज को फिर अपनी जगह पे, सोर्स चार्ज को फिर अपनी पोजीशन पे रखा। लेकिन इस बार उन्होंने 1 दिन नहीं, 1 घंटे बाद ही 11 बजे सोर्स चार्ज रखा, 12 बजे यहां पर टेस्ट चार्ज रख के देखा। अब जैसे ही रखा उस पर फिर फोर्स लगा और समझ में आ गया कि अच्छा हम तो फालतू में इतना इंतजार कर रहे थे, टेस्ट चार्ज पर फोर्स तो 1 घंटे बाद ही लग जाता है। अगली बार उन्होंने 1 मिनट बाद करके देखा, 1 सेकंड बाद करके देखा। हर बार उन्होंने पाया कि मैं कितनी भी जल्दी, 1 सेकंड क्या, अगर मैं उसके भी आधे सेकंड में, उसके भी और कम, उसके भी और कम, यानी मैं यहां सोर्स चार्ज रखूं, यहां टेस्ट चार्ज रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख, फटाफट फटाफट भी कर दूं, कितनी भी फास्ट, जितने फास्ट हो सके उतने फास्ट अगर मैं रख के देखूं तो हर बार ये रखते ही यहां इसके ऊपर, ये जब रखता हूं तो इस पर फोर्स तुरंत आ जाता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि मैं कितनी भी तेजी से सोर्स चार्ज के बाद टेस्ट चार्ज रखूं, टेस्ट चार्ज पर रिपल्शन आ ही जाता है। तो इसका मतलब ये जो सोर्स चार्ज है वो अपना फील्ड कितनी तेजी से फैलाता होगा, तो जितनी मैक्सिमम पॉसिबल तेजी इस संसार में हो सकती है, तो इस संसार में सबसे तेज क्या चीज है? तो मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता हूं सबसे तेज सिर्फ 2 चीज है, ठीक बात है ना, एक है स्पीड ऑफ लाइट और एक है आज तक सबसे तेज, राइट। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत तेजी से, काफी तेजी से ये जो फील्ड है वो इस प्रकार से उन्होंने बात समझी होगी कि अच्छा, क्योंकि हम कितनी भी तेज अगर इस टेस्ट चार्ज को रखे तब भी इसके ऊपर फोर्स का इंपैक्ट आता है। इसका सीधा मतलब है कि सोर्स चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो मैक्सिमम पॉसिबल तेजी से फैलता होगा। और दुनिया में सबसे तेज स्पीड कौन सी हो सकती है? स्पीड ऑफ लाइट। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको, ये एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर में बहुत ज्यादा काम का नहीं है। हाँ, आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडियोलॉजी जरूर क्रिएट हो रहा है, लेकिन आगे जाकर एक चैप्टर आने वाला है जिसके अंदर ये बहुत ज्यादा काम का है और उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसके भी आगे एक चैप्टर आने वाला है वेव ऑप्टिक्स। और ऐसे सारे जो वेव से कंसर्न्ड सिचुएशंस है उनमें यही सारी बातें जो मैंने अभी समझाई ये उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो अभी से इस बात की थोड़ी थोड़ी बात आप अपने दिमाग में मेंटेन रखो। इसलिए ये सारा एक्सप्लेनेशन, ये जो 2 स्टेप प्रोसीजर है, सारा एक्सप्लेनेशन है वो इसीलिए। और भी दूसरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इससे आसान हो जाएगी, लेकिन ये प्रमुख बात है कि वो आगे के कोर्स में आपके 4-5 चैप्टर्स में काम आने वाला है। तो वो काम आएगा तो आप एकदम क्लिक होगा, अच्छा हाँ सर ने हमको फील्ड के बारे में समझाया था, तो आप तुरंत रिकलेक्ट करोगे कि अच्छा ये ऐसे होता है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो अभी से इस बात को दिमाग में रखो, ठीक है ना। ये मैंने जो बात बोली, बबल गम की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड चारों डायरेक्शन में फैल रहा है, ये इमेजिनेशन दिमाग में रखो, ठीक बात है। आगे जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम स्पेरिकल वेव फ्रंट की आइडियाज पढ़ेंगे। तो वो जो स्पेरिकल वेव फ्रंट की आइडियाज है वो एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे जाकर आपको पता चलेगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन होता है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दो आइडियाज एक साथ यूज में आती है। ठीक है ना? तो आप खुद ही सोच के देखिए, मैग्नेटिज्म में भी आपको यही आइडिया मिलती है क्या, कि दो बार मैग्नेट्स एक दूसरे को टच किए बिना, डिस्टेंस से एक दूसरे के दूर हो तो भी एक दूसरे पर रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। आपने बचपन में मैग्नेट्स के एक्सपेरिमेंट तो जरूर किए होंगे, ठीक बात है ना? तो दो मैग्नेट्स दूर दूर है तब भी वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, यानी वहां पर भी एक्शन एट ए डिस्टेंस का बात आती है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स में डिस्टेंस होने के बावजूद, कांटेक्ट नहीं होने के बावजूद एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता है, वैसे मैग्नेटिज्म में भी होता है। और एक जगह होता है ग्रेविटेशन। यस, ठीक बात है ना? अर्थ और मून एक दूसरे से बहुत दूर है, फिर भी अर्थ का मून के ऊपर और मून का अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, राइट? और इसका प्रमाण हमको ऐसे दिखता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दे तो अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। और इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है, ठीक बात है ना, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के रूप में, राइट? ओके, तो यानी वहां पर भी। और देखो, इन तीन के अलावा आपको चौथा कोई ऐसा फोर्स दिमाग में नहीं आएगा जिसमें बिना कांटेक्ट के आपको फोर्स की बात समझ में आए, राइट? और इसीलिए तो बच्चों, फील्ड नाम की आइडिया सिर्फ 3 जगह पाई जाती है। आप सोच के देख ले, आपने इसके पहले कौन कौन से और इसके बाद आप कौन कौन से फील्ड्स पढ़ने वाले हो। तो देखो, एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। सही है ना? क्या आपने कभी फ्रिक्शन फील्ड ऐसा शब्द सुना? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन नाम का फोर्स कांटेक्ट की वजह से ही तो है। तो जहां कांटेक्ट है वहां फील्ड नाम की आइडिया लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा सुना टेंशन फील्ड? नहीं, सुना ही नहीं आपने ऐसा, क्योंकि टेंशन नाम के फोर्स में फील्ड नाम की आइडिया की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां कांटेक्ट की वजह से फोर्स है। तो आपने बच्चों केवल 3 प्रकार के ही तो फील्ड सुने हैं और उन्हीं के बारे में तो अध्ययन किया है। और ऑफ कोर्स 3 प्रकार के ही फील्ड की बात चलती है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। और उसका रीजन बिल्कुल स्पष्ट है, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जहां पर भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस होने के बाद भी वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम फील्ड नाम की आइडिया को लाते हैं। क्या थिंकिंग पकड़ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक किस प्रकार से जनरेट हुआ, बात पकड़ में आई? तो ये आइडियोलॉजी जिस प्रकार से मैंने बताई, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप इस पैटर्न में इसको ध्यान रखेंगे ना, तो बहुत सारी बातें आपके लिए बहुत 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 सिंपल हो जाएंगी। ठीक बात है, राइट? तो ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो साइंटिस्ट ने 2 स्टेप प्रोसीजर की बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आइडिया आपको दिमाग में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगर आपको ये 2 स्टेप प्रोसीजर की बात समझ में आ गई हो, तो फिर अब हम अगली पायदान पर चलते हैं, है ना? और वो ये है कि अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने समझ तो लिया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इसको मेजरेबल क्वांटिटी के रूप में कैसे एक्सप्रेस करें, इसके बारे में ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेकर आए जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरेबल बना सके, उसके बारे में हम सोच सके। तो देखिए, एक बात तो पक्की है ना, क्या? कि फील्ड का एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है? सोर्स चार्ज की वजह से। ठीक बात है। अब आप कहोगे कि सर आपने Q1 को ही सोर्स चार्ज क्यों बनाया? तो ठीक है, आपकी इच्छा हो तो Q2 को सोर्स चार्ज बना दो। आप ऐसा मत सोचे कि Q1 Q2 में से हमेशा Q2 ही टेस्ट चार्ज होगा, हमेशा Q1 ही सोर्स चार्ज होगा। ऐसा सोचने की बजाय आप ऐसे सोचे, आपको किस पर फोर्स की रिक्वायरमेंट है, पहले ये सोच ले। देखो, हमने पहले एक बार कूलम्स लॉ में ये बात की थी, राइट? वहां पर हमने एक प्रोसीजर पढ़ा था, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा था फोर्स डिफाइन करते समय कि अगर आपको Q2 पर फोर्स चाहिए तो Q1 को ओरिजिन सिलेक्ट करो। एक बार हमने ऐसी बात की है पहले, बस वही आइडिया मैं दोबारा एक नए अंदाज में रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको Q2 पर फोर्स चाहिए तो Q1 सोर्स चार्ज बनेगा।
राइट, ओके, ठीक है ना। वहां मैंने इसको कैसे कहा था, अगर आपको Q2 पर फोर्स डिफाइन करना है तो Q1 को ओरिजिन मानो और Q2 का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करो। यहां पर मैं इसी आइडिया को थोड़े अलग वे में एक्सप्रेस कर रहा हूं और मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको Q2 पर फोर्स चाहिए तो आप Q1 को सोर्स चार्ज बना दो। अब आप बोलोगे नहीं सर हमको तो Q1 पे फोर्स चाहिए। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर Q1 पे फोर्स चाहिए आपको तो किसे सोर्स चार्ज बनाओगे? ऑफ कोर्स सही पहचाना आपने, Q2 जो है वो सोर्स हो जाएगा और वो थप्पड़ मारेगा किसको? Q1 को। तो थप्पड़ हमेशा कौन खाएगा? जो टेस्ट चार्ज है उसका गाल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा, है ना, और उसके ऊपर थप्पड़ पड़ेगा। और थप्पड़ मारेगा कौन? तो जो सोर्स चार्ज है वो थप्पड़ मारेगा। अब आप फोर्स तो दोनों लगा रहे हैं, देखो ये भी इस पर रिपल्शन लगाएगा अगर दोनों पॉजिटिव है तो, और ये भी इस पर रिपल्शन लगाएगा। फोर्सेस तो दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे, लेकिन आप तो एट ए टाइम किसी एक फोर्स के बारे में ही जजमेंट लोगे ना बच्चों। तो आप जब सवाल सॉल्व करोगे तो आप एट ए टाइम दोनों फोर्सेस की एक साथ बात थोड़ी कर रहे होंगे, आप इसमें से किसी एक पर फोर्स की बात कर रहे होंगे। तो वो आपको पहले जज कर लेना होगा कि आपको क्वेश्चन में किस पर फोर्स पूछा है, Q1 पर फोर्स पूछा है कि Q2 पर फोर्स पूछा है। अगर Q2 पर फोर्स पूछा हो तो Q1 सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि सोर्स चार्ज पहले रखा जाएगा और वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और फिर उस फील्ड में जैसे ही कोई टेस्ट चार्ज रखने में आएगा तो जैसे ही उस फील्ड के कांटेक्ट में टेस्ट चार्ज आएगा उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वो थप्पड़ पड़ जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं। वो थप्पड़ किसने लगाया? उस फील्ड के कांटेक्ट में आने से उसके गाल पे लगा। तो हम जो कह रहे थे, कह रहे कांटेक्ट ही नहीं है तो ये बिना कांटेक्ट के उसे थप्पड़ कैसे मारेगा? तो आप अब कह सकते हो कि Q2 के हाथ भले ही इतने लंबे ना हो, सॉरी Q1 के हाथ भले ही इतने लंबे ना हो कि वो Q2 के गाल तक पहुंच सके, लेकिन Q1 ने जो फील्ड पैदा किया है वो तो Q2 के गाल तक पहुंच सकता है। तो इसलिए फील्ड वहां मौजूद है। किसने पैदा किया हुआ? Q1 नाम के सोर्स चार्ज ने पैदा किया हुआ फील्ड वहां मौजूद है और उस फील्ड के कांटेक्ट में Q2 आते ही उसके ऊपर थप्पड़ पड़ गया, यानी फोर्स लग गया। क्लियर है सिचुएशन? अब इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपको Q1 पर फोर्स चाहिए तो आप ऐसे बोलो कि Q2 सोर्स चार्ज है और जिसे भी सोर्स चार्ज बोलोगे उसे पहले रखोगे और सोर्स चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करेगा जो स्पीड ऑफ लाइट से चारों तरफ फैलता चला जाएगा। और फिर जब भी आप टेस्ट चार्ज करो, इस बार आप Q1 को टेस्ट चार्ज बना दोगे, कहोगे कि Q1 टेस्ट चार्ज है और उसके गाल पे थप्पड़ पड़ जाएगा, यानी फोर्स लग जाएगा। फोर्स दोनों लगा रहे हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ यही तो बोलता है कि ये भी इस पर रिपेल करेगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, तो ये भी इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप एट ए टाइम तो किसी एक पर ही फोर्स के बारे में बात करते हो ना। तो जिस किसी पर आप फोर्स के बारे में बात करना चाहते हो वो टेस्ट चार्ज हो गया और जिसने थप्पड़ मारा वो सोर्स चार्ज हो गया। क्या सिंपल आइडिया है? क्या आपके थॉट में ये बात समझ में आई? एकदम सिंपल थॉट है, राइट? ओके, है ना। अब जब भी मुझे इसको एक क्वांटिटी के रूप में इस्तेमाल करना होगा तो मैं इसका एक नाम दूंगा, मैं कहूंगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कई बार सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के भी हम सोच लेते हैं मन में कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, मतलब क्या फाइंड आउट करो? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। ठीक बात है ना। और कई बार हम पूरा शब्द बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कई बार किताबों में लिखा होता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मतलब एक्चुअली क्या निकालो? एक मेजरेबल क्वांटिटी निकालो जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, राइट। तो बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार पूरा लंबा बोलने की जरूरत नहीं, आप सिंपली बोल सकते हो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। या एक चार्ज लाइन चार्ज, है ना, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा बड़ी है
और उसके ऊपर चार्ज स्प्रेड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, राइट? ओके, तो मेजरेबल क्वांटिटी का नाम वैसे टेक्निकली पूरा तो होना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कई बार हम उसको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। ओके, तो इस बात को स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू समथिंग, है ना, सम चार्ज ऑब्जेक्ट, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से लिया जाएगा। और कई बार ऐसे बोला जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसकी वैल्यू निकालो, तो एक्चुअली हम बोलना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो। ठीक है बच्चों, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में अंतर किस बात का है? देखो, अगर ये Q2 चार्ज यहां ना रखूं, Q2 चार्ज यहां से हटा दूं, Q2 चार्ज नहीं है यहां पे, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, Q2 चार्ज नहीं है, तो देखो फोर्स भी नहीं होगा बच्चों। अगर Q2 चार्ज टेस्ट चार्ज को नहीं रखा है तो यहां फोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स तो तभी होता है ना बच्चों जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट हो। ठीक बात है ना, राइट? अकेला चार्ज ऑब्जेक्ट होगा तो फोर्स कैसे क्रिएट होगा? फोर्स पैदा होने के लिए दो वस्तु होना चाहिए, है ना? सोचो, इस संसार में अकेला हाथ ही होता, किसी का गाल ही नहीं होता, तो थप्पड़ कैसे पड़ता, है ना? ठीक बात है, ओके? या सबके गाल होते लेकिन किसी के पास हाथ ही नहीं होता तो थप्पड़ कैसे पड़ता, राइट? तो फोर्स तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं। सपोज इस संसार में कुछ भी नहीं होता, ना सन, न मून, न स्टार्स, प्लैनेटरी सिस्टम, पूरा यूनिवर्स खाली, पूरा यूनिवर्स जो है वो एम्प्टी स्पेस, कुछ नहीं, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ मात्र एक सॉलिड स्फीयर होता, बस एक सॉलिड स्फीयर के अलावा पूरा यूनिवर्स खाली। अब ये सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा? क्वेश्चन मार्क है, किस पर लगाएगा? ठीक है ना, लगाने के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। यानी फोर्स तभी आता है जब दो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ग्रेविटेशन का फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो टेंशन फोर्स हो, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स हो। बच्चों, फोर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब कम से कम दो ऑब्जेक्ट हो। जब तक दो ऑब्जेक्ट नहीं हो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? ओके, तो इसलिए अगर मैंने Q2 को गायब कर दिया, Q2 को हटा दिया, तो आप ही बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्या? नहीं। लेकिन सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना बच्चों, बबल गम तो फुलाएगा ना वो। ठीक बात है ना, वो तो स्प्रेड आउट होगा सभी डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे यहां पर टेस्ट चार्ज रखो, चाहे यहां पर टेस्ट चार्ज मत रखो, अगर सोर्स चार्ज अकेला भी एग्जिस्ट करता है तो उसका फील्ड तो एग्जिस्ट करता ही है। बच्चों, फोर्स सिर्फ तब आएगा जब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन फील्ड केवल एक सोर्स की वजह से होगा। क्या थिंकिंग पकड़ में आया? राइट, ओके। तो ये डिफरेंस है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों में जो अंतर है वो किस बात का है कि फोर्स होने के लिए एक सेकंड ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, और वो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका नाम हम देते हैं टेस्ट चार्ज, राइट? जिसके ऊपर थप्पड़ पड़ता है हम उसे टेस्ट चार्ज कह देते हैं, और इस टेस्ट चार्ज पर जो थप्पड़ पड़ता है उसको हम फोर्स कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स होने के लिए दो चार्ज चाहिए, Q1 चाहिए, Q2 चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए केवल एक चार्ज चाहिए जिसका नाम सोर्स चार्ज है। वो अकेला चार्ज होगा तो भी उसका फील्ड तो होगा। यानी बच्चों, फील्ड इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है कि इस Q2 का यहां एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अगर ये Q2 हटा दूं तब भी इस जगह, इस पोजीशन पे Q1 का फील्ड तो एग्जिस्ट करता है। चाहे मैं Q2 को यहां से हटा दूं तब भी Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां एग्जिस्ट करता ही है। क्या मेरी ये बात समझ में आई बच्चों? है ना? मैं Q1 को जब भी बोलूंगा सोर्स चार्ज, तो ये सोर्स चार्ज तो रखा हुआ है, लेकिन Q2 अभी नहीं रखा है। मत रखने दो, Q2 मत रखो, तब भी यहां पर इस जगह पर सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। अभी देखो, यहां Q1 और Q2 रखा हुआ है, क्या इस जगह पे कुछ रखा है? नहीं, यहां कुछ नहीं रखा है, लेकिन यहां इस
सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना। क्या मेरी बात समझ में आई अब आपको? ठीक बात है। यानी सोर्स चार्ज अकेला हो तो भी फील्ड होगा, और सोर्स चार्ज के अलावा टेस्ट चार्ज भी हो तब भी सोर्स चार्ज का फील्ड तो होगा ही। यानी फील्ड इस बात का मोहताज नहीं है कि मैं Q2 रखूं या ना रखूं। मैं Q2 को रखूं, मैं टेस्ट चार्ज को रखूं, तब भी सोर्स का फील्ड तो वहां होगा जहां मैंने टेस्ट चार्ज रखा है, और मैं टेस्ट चार्ज को वहां ना रखूं तब भी उस पॉइंट पर सोर्स का फील्ड तो होगा ही। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। राइट? ओके, है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। कैसे? जैसे डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। पता है आपको ये बात? ठीक है ना? राइट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं, आपको पता है कि पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 ग्राम पानी लूंगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। या अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लूंगा तो उसका मास कितना आएगा? 1 ग्राम आएगा। राइट? तो 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब ये पानी की डेंसिटी है ना। इसका मतलब अगर मैं 2 ग्राम पानी लूं, मास कितना लूं? 2 ग्राम, तो वॉल्यूम कितना होगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब। राइट? ओके। लेकिन 2 ग्राम को 2 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करो, पानी की डेंसिटी तो अभी भी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही है ना। चाहे पानी में 3 ग्राम लूं, तो 3 ग्राम पानी लूंगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 3 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन पानी की डेंसिटी कितनी होगी? 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी तो 1 ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी ना बच्चों। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई? चाहे मैं एक बाल्टी में पानी लूं, चाहे मैं एक टंकी में पानी लूं, चाहे मैं छोटी सी बाल्टी में पानी लूं, चाहे मैं बड़ी सी टंकी में पानी लूं, उस पानी की डेंसिटी, चाहे वो बाल्टी का पानी हो चाहे टंकी का पानी हो, है ना, उसी टंकी के पानी में से एक बाल्टी पानी भर दो तो उस छोटी सी बाल्टी में जितना पानी है उसका भी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इतनी बड़ी भारी टंकी में जितना पानी है उसकी भी डेंसिटी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी को लिखते समय हमने क्या किया? मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी जिस चीज से डिपेंडेंस हटा देना है उसे डिवाइड कर दो। अगर मुझे वॉल्यूम से डिपेंडेंसी हटानी है तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये टर्म वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट हो गई। अब इसका इस बात से संबंध नहीं कि मैं कम वॉल्यूम पानी लूं या ज्यादा वॉल्यूम पानी लूं। मैं ज्यादा वॉल्यूम पानी लूंगा तब भी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। मैं कम वॉल्यूम पानी लूंगा तब भी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होगी। यही बात मैं यहां करने जा रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों में अंतर किस बात का है? इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है? कूलम्स लॉ, कुछ नया नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक बात है ना? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है? अगर मैं इस टर्म को टेस्ट चार्ज Q2 से डिवाइड कर दूं, जैसे मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वॉल्यूम पर से डिपेंडेंसी हट जाती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह बच्चों, अगर मैं फोर्स को, कूलम फोर्स को, दो चार्जेस के बीच के फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं तो टेस्ट चार्ज से डिपेंडेंसी हट जाएगी। इसी वजह से मेरे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन होगा वो इस प्रकार से डिफाइन होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं अगला पॉइंट नंबर 4 के रूप में आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इस प्रकार से डिफाइन की जाती है। ई वेक्टर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सिंबल है ई। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन सिंबॉलिक वे में ई लिखते हैं। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू जो कूलम फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच या दोनों चार्ज वैल्यूज के बीच का, डिवाइडेड बाय Q0। जनरली हम टेस्ट चार्ज को Q0 नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, राइट?
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं Q2 को भी लिख सकता हूं यहां पर, ठीक बात है ना। तो बस ये है कि मुझे शो करना है कि ये टेस्ट चार्ज है, तो जनरली हम क्या करते हैं, Q0 लिख देते हैं, तो सब समझ जाते हैं कि अच्छा ये टेस्ट चार्ज है, मतलब ये थप्पड़ खाएगा, मतलब इसके गाल पे थप्पड़ पड़ेगा। ओके, वेयर Q0 इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज। ओके, तो हमने टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया ताकि टेस्ट चार्ज पर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, है ना। और यही तो मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि चाहे मैं टेस्ट चार्ज यहां रखूं, चाहे मैं यहां टेस्ट चार्ज ना रखूं, तब भी सोर्स की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 100% होगा। यानी सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इस जगह पर मैं टेस्ट चार्ज को रखता हूं या नहीं रखता हूं, तो इसलिए टेस्ट चार्ज पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो डिपेंडेंसी हटा दी टेस्ट चार्ज पे से। ओके बच्चों, ठीक बात है। तो इस तरह से फॉर्मूला क्रिएट हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसे डिफाइन करेंगे बच्चों हम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन Q0। क्या ये फॉर्मूला आपकी पकड़ में आया? क्यों ऐसा फॉर्मूला बना, डिवाइड क्यों किया, ये समझ में आया, राइट। अब देखो, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसमें आपको एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आएगी कि अच्छा ये कहां से आ गया, ये क्यों आ गया। हर चीज का आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा होगा, तो दिमाग जो है वो परेशान नहीं होगा, तो चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चीजें जो है वो फ्लो में आपके दिमाग में आती चली जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला हो गया ई वेक्टर बराबर F/Q0। सो सिंपल, बढ़ सकता हूं मैं आगे। तो अब इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं अपन, इसकी SI यूनिट हो जाएगी, इसकी SI यूनिट है ना, SI यूनिट इज, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम, न्यूटन पर कूलम, उसकी SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा F/Q, और उसकी SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। ओके, सिंपल थॉट, न्यूटन पर कूलम। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों जैसे हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया, तो हमें पता चला कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है ना। तो जैसे फोर्स वेक्टर है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, तो वेक्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए, राइट। ओके, है ना। अब समझना, अब अंडरस्टैंड करना है इस बात को। तो मैं अगली बात को समझाने जा रहा हूं।